हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि सर सिविल कोड के लिए कंप्यूटर का क्वेश्चन आप हमको प्रैक्टिस करवाइए, तो देखिए आपके हम कहने अनुसार कंप्यूटर का प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने इसमें बहुत सारा करा रखा है और भी मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी बच्चे अगर PDF लेना चाहते हैं सारे क्लासेस का, जो NCERT PDF मैंने बोला है, वो PDF लेने के लिए आप लोग दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप का मैसेज करके आप ले सकते हैं PDF। ठीक है, आपको PDF इंग्लिश का भी मिल सकता है, मिल जाएगा इसमें। साइंस, SST, GK, GS ये सब का आपका इसमें पूरा कंक्लूड मिलेगा। ठीक है, ओके। और ये जो होगी PDF ये NCERT बेस्ड होगी। ठीक है, अब हम आगे आपको बात करते हैं कि आज आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अगर जो भी बच्चे PDF बहुत सारे लोगों ने ले लिया है और जिनको अभी लेना है वो तत्काल इस पर मैसेज करके आप ले सकते हैं। ओके, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज इस क्लास में बिहार सिविल कोड से रिलेटेड कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये PYQ है क्योंकि PYQ भी आपको मिलता है। आप जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं, आप अगर मार्केट में जाइए तो आपको बुक खरीदने के लिए कम से कम 500-1000 रुपये की आवश्यकता होती है, तब आपको क्वेश्चन बैंक प्लस ये सब जो आपकी ज़रूरत को होती है। और ये जो है एक बार आप PDF ले लीजिए, आप हमारे ग्रुप के मेंबर बन जाओगे और आपको जो भी अपडेट आएगी या जो भी कुछ होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं। अब देखिए, अब हम आगे बात करते हैं कि PYQ के आधारित क्या है। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको उस PDF में देखने को मिलेगा। ओके, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष किया गया था। क्वेश्चन जो है वो है, इसको हम WWW लिख सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, WWW डॉट जो होता है तो ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब हुआ था या किस वर्ष में किया गया था। तो इसका जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था 1989 ईस्वी में। कब हुआ था? 1989 ईस्वी में। अब हम इससे रिलेटेड कुछ खास बातें बता देते हैं जिससे कि आपको आगे तकलीफ नहीं हो। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद हम कहते हैं कि प्रोफेसर JC लिकलाइडर को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। अब तुमसे पूछा जाएगा कि सर इंटरनेट का जनक किसको कहते हैं, तो इंटरनेट का जनक जो है वो है प्रोफेसर JC लिकलाइडर को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ था। तो इंटरनेट का प्रारंभ जो हुआ था 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में। कहाँ हुआ था? तो अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा अपारनेट में के विकास के लिए इसका उपयोग किया गया था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। और WWW का पहला प्रयोग 6 अगस्त 1991 को हुआ था। कब हुआ था? 6 अगस्त 1991 को हुआ था। ये बात आपको समझ में आ गई। और भारत ने जो है 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा भारत में इंटरनेट सेवा शुरू की गई थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में इंटरनेट सेवा कब शुरू की गई थी। तो भारत में 15 अगस्त 1995 से इंटरनेट सेवा शुरू की गई थी। अब मेरे जितने भी प्यारे साथी हैं, आप लोग प्लीज़ एक काम करें, आप लोग प्लीज़ इस जो हम बता रहे हैं उसको एक कॉपी में नोट करते चले और नोट करिएगा, तो जिससे आपको आने वाले समय में आपको काफ़ी अच्छा होगा रिवीजन के लिए। ओके, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। गलत मिलान का क्या मतलब होता है? जैसे अब दिया हुआ है कि 1024 EB। ठीक है, ये इलेक्ट्रोबाइट, बाइट जो होता है किलोबाइट, इलेक्ट्रोबाइट, ये सब क्या होता है इसके बराबर आप देखिएगा। ठीक है, अब देखिए कि जो सही है 1024 TB इक्वल टू 1 PB, ये सही है। उसके बाद है कि 1024 Z इक्वल टू 1 YPB। ठीक है, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, ये भी सही है। कहने का मतलब है इसका जो मिलान गलत है वो ऑप्शन ए गलत है। 1024 EB बराबर होता है 1 AB का जो है वो मिलान गलत है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद ये जो है ये जो आपको ये जो MB KB ये सब जो आता है ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको हम तो बता ही दिए हैं ऐसे ही। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राप्तकर्ता को छोर पर एनक्रिप्टेड डाटा को डॉट डॉट होना जरूरी है ताकि उपयोगकर्ता इसे आसानी से पढ़ सके। तो एक बात समझिए कि प्राप्तकर्ता को कहते हैं रिसीवर के छोर पर एनक्रिप्टेड डाटा का डिकोड होना जरूरी है। कि कैसा होना जरूरी है? डिक्रिप्टेड होना जरूरी है। इस तरह का ये रहेगा। डिमॉन्डुलेट ये सब अलग चीज़ होती है, इसके बारे में हम आपको अभी समझा देते हैं, लेकिन आप ये समझिए डिक्रिप्टेड होना ज़रूरी है। डिक्रिप्टेड रहेगा तब तो हम उसको देख सकते हैं। ठीक है,
उसको आसानी से हम पढ़ सकते हैं। उपयोगकर्ता देखो डिक्रिप्टेड का मतलब ये होता है कि जिसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें हम बात करते हैं डिक्रिएशन। डिक्रिएशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें इनक्रिप्टेड आंकड़ों को आपस में परिवर्तित किया जाता है, ये भी आप समझ गए। उसके बाद हम आगे आपको बता दें कि डिक्रिप्शन एक ऐसी अनरीडेबल टेक्स्ट है या कोड है को ऐसे में कोड में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है जिससे कोई भी यूजर उसे पढ़ नहीं सके। हम उसको अगर किसी चीज़ में कन्वर्ट कर देंगे तो कोई यूजर उसको नहीं पढ़ सकता। तो ये सब कंप्यूटर का मॉडल है, आप उतना डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन जानना है, तो हम आपको इतना आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अब बात आपको समझ में आएगी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस नहीं है, यहाँ आप देख लीजिएगा बार कोड रीडर, स्कैनर, ये माउस है और ये है प्रोजेक्टर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कीबोर्ड का इनपुट डिवाइस जो होता है वो बार कोड भी होता है, स्कैनर होता है, माइकर होता है, टच स्क्रीन होता है, पंच कार्ड होता है, माइक होता है, ये सब बाहरी दुनिया का है, ठीक है। इनपुट डिवाइस है ये। और इसमें जो है एक जो प्रोजेक्ट कंप्यूटर जो होता है ये थोड़ा सा अथी है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये नीचे छूट गया, ये प्रोजेक्टर है, ठीक है। तो ये जो है कंप्यूटर का डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है। प्रोजेक्टर कंप्यूटर में वो तो अलग से स्क्रीन न रहता है। तो बात ये समझ में आ रही है। बार कोड रीडर आपको मॉल वूल में मिल जाएगा जिससे कि आपका बिल बनाया जाता है। स्कैनर तो आप समझते ही हैं। उसके बाद हुआ माउस, माउस भी तो आप जान ही रहे हैं। और ये जो भाग है प्रोजेक्टर, ये कुछ अलग होती है। बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है। पीसी जिसको कहते हैं, तो पीसी जो है सीपीयू तो भाग है, कंप्यूटर का ब्रेन है, यूएसबी, रैम। देखिए एक चीज़ बताइएगा हमको, पर्सनल पीसी कंप्यूटर में जो भाग होता है उसमें सीपीयू तो होता ही है, सीपीयू के बिना तो चलेगा नहीं, रैम होता ही है और रोम भी होता ही है। एक नहीं होता है तो यूएसबी। क्या नहीं होता है? यूएसबी। क्या नहीं होता है? यूएसबी। तो यूएसबी पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है। सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यूएसबी का पूर्ण रूप जो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। और रैम का तो आप समझते ही हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। अल्गोल एक एल्गोरिथम लैंग्वेज है। जैसे अब आपको हम एक चीज़ बात करा दे कि अल्जोल ऐसे करके लिखा रहेगा, तो ये एक एल्गोरिथम लैंग्वेज है। क्या है ये? एल्गोरिथम लैंग्वेज है, ठीक है, जिसको कोडिंग वोडिंग बोलते हैं, वही चीज़। ओके। उसके बाद है कोमल। कोमल एक क्या है? यह है कॉमन अर्थमेटिक लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इतना बात उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रजिस्टर के आकार को डॉट डॉट भी कहा जाता है। रजिस्टर के आकार को क्या कहा जा सकता है? आप लोग बताइए। तो आप लोगों को अगर नहीं आता है तो देखिए कि रजिस्टर के आकार को वर्ड साइज भी कहा जाता है। किस तरह कहा जाता है? वर्ड साइज। आप देखते होंगे कि जब आप किसी चीज़ को एडिट करते हैं या कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वर्ड साइज पर आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। वर्ड लिमिट कोई बात नहीं है, वर्ड ब्लॉक कुछ नहीं है, ये सब ठीक है। आपको इतना बात समझ में आ गई। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉट डॉट कुंजी संयोजन प्रवेशन संकेतक और इंसर्ट पॉइंटर के पीछे बाईं छोर के शब्द को हटा देता है। तो इसको क्या कहते हैं? तो 92 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस बैकसेप। कंट्रोल प्लस बैकसेप कुंजी संयोजन प्रवेशन एवं इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के पीछे बाईं ओर शब्द को हटा सकता है। आप देखिएगा कंप्यूटर अगर आपको होगा तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। और उस कंप्यूटर के कुछ कीवर्ड होते हैं। देखिए आपको अगर डिटेल में पढ़ना है, आपको अगर कीबोर्ड को लेना है तो मेरे पास जो नोट्स है वो आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। इस नोट्स का प्राइस जो है 110 रुपया है। अब दिए गए नंबर मैं लास्ट में स्क्रीन पे चला दूंगा और शुरू में भी दिखाया था, ठीक है। तो आप उस नंबर पे भेज के स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा। और भी आपको जो सब चाहिए आपके हिसाब से सारा चीज़ इस पर अवेलेबल है। वैसे मेरे प्यारे बच्चों जिन्होंने पढ़ लिया है और रिवीजन उनको चाहिए वो सब ये PDF लेके अच्छे से एंजॉय कीजिए। और जितने भी बच्चों ने अभी तक PDF लिया है उन्होंने काफ़ी अच्छा इन पर रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है। उसके बाद आगे जो बच्चे नहीं लिए हैं, जो नए हैं, प्लीज़ आप जुड़िए और लीजिए। ओके। और हम नेक्स्ट बात करते हैं आपसे, समझिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रणाली केवल डॉट डॉट संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम समझ सकती है। कंप्यूटर प्रणाली जो होती है ये किस तरह के ऑपरेशन समझ सकती है? तो डेसिमल समझ सकती है, ऐसा नहीं है। ऑक्टल, बाइनरी। कंप्यूटर सिस्टम जो चलता है ये द्विआधारी बाइनरी पर चलता है, ठीक है। ये एक बाइनरी प्रणाली है। उसके बाद इसमें क्या होता है, 0 और 1 1 दोनों का उपयोग करके प्राकृतिक संख्याओं को लिखने की विधि को बाइनरी सिस्टम कहा जाता है। अब इसमें देखिएगा, इसमें 1 और 0 का बात होता है, ठीक है। बस इसी कोड पे पूरा कंप्यूटर आपका चलता है।
है, जिसको कि बाइनरी ऑपरेशन कहता है, बाइनरी सिस्टम। अगर आपको बाइनरी सिस्टम सीखना होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने दिए गए नंबर पे है, उस पर आप मैसेज के अकॉर्डिंग आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। हमसे बात करनी होगी तो टीम आपको अलग से नंबर प्रोवाइड करवा देगी, अगर आपको विशेष बात होगी तो। नहीं तो जनरली आप अगर टीम से बात करना चाहते हैं, आपको PDF चाहिए या कोई क्यूरी चाहिए, तो आप उसमें पे मैसेज करके आप ले सकते हैं रिप्लाई, ठीक है। उसके बाद हम आगे आपसे बात करते हैं। आप समझिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ... दोष था, छोटा आकार, बड़ा आकार, ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होना, B तथा C। अब बताइए कि आपके अनुसार इसका क्या होना चाहिए। तो देखिए, प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो बहुत बड़ा था, क्योंकि इसको ले जाना कहीं संभव नहीं हो पाता था। छोटा आकार का नहीं था, छोटा आकार तो बाद में आई थी। पहले आपके घर जितने हैं उतने से भी बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के अनुसार इसमें क्या था, थोड़ा बहुत समझ लीजिए कि यह कंप्यूटर बहुत नाजुक और कम विश्वसनीय था। इस कंप्यूटर में बहुत गर्मी उत्सर्जन करता था। कंप्यूटर को चलाने के लिए एयर कंडीशन का उपयोग करना आवश्यक था। इसका आकार एक कमरे के आकार के बराबर था। मॉनिटर में 80 अक्षर और 24 लाइन समाई होती थी। इतना बात आप समझ में आ गया, आपको इतना बात समझ में आ गया, आपके एग्जाम के लिए इतना काफ़ी है। और आपको इन सब बातों के लिए हमसे PDF लीजिएगा तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज करके आप ले सकते हैं, ओके। हम अब आगे बात करते हैं कि मॉनिटर में कितने अक्षर वो लाइन समाई जाती है। तो मॉनिटर में जो होती है, मॉनिटर में टोटल जो है ये 80 अक्षर और 24 लाइन समाई जाती है। देखिए, अभी मैंने इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको समझा दिया, ठीक है। इससे पीछे मैंने जो बोला उसमें आपको ये भी दिया गया है कि 80 अक्षर और 24 लाइन होती है। मॉनिटर में कितने अक्षर वो लाइन समाई जाती है, तो ये 80 अक्षर और 24 लाइन, ओके। अब इसमें देखिए कि कंप्यूटर में मॉनिटर की प्रमुख विशेषता बहुत सारी होती है, जैसे रेजुलेशन होता है, रिफ्रेश दर होता है, डच पिच होता है, बीट मैटिंग होता है। ये सब चीज़ आपको अच्छे से समझना है। अगर आपके अकॉर्डिंग समझना है तो आप हमसे PDF ले सकते हैं, ओके। उसके बाद क्या है कि कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने एरो की बटन होती है, तो कंप्यूटर के इसमें 1 2 3 नहीं 4, कितने होते हैं, 4। तो कंप्यूटर के जो है कीबोर्ड में एरो के बटन 4 होते हैं, समझ में आया। ऐसे आप देखते होंगे, एक इधर होता है एरो, एक इधर होता है, एक अप होता है, एक डाउन होता है, ये 4 होते हैं, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कई क्रमिक सीक्वेंशियल कमांड के एक स्थान पर क्या है कि स्थान पर एक ही शॉर्ट की को निर्धारित करना क्या कहलाता है। तो इसका जो निर्धारित करना कहलाता है, ये क्रमिक कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रमिक, जिसको कि माइक्रो बोलते हैं, माइक्रो कहलाता है। इतना बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। ऑटो टेक्स्ट के पेज डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट को अपने आप जोड़ सकते हैं। इसमें ऑटो पेज जो होता है, ऑटो टेक्स्ट को अपने आप हम जोड़ सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। कभी कभी आप किसी को मैसेज करते होंगे तो अगला लाइन आपके स्क्रीन पे शो करने लगता होता है, उसी को कहते हैं ऑटो टेक्स्ट मैसेज, ओके। उसके बाद है प्रेजेंटेशन स्लाइड के टेक्स्ट की मैक्सिमम साइज लेंथ होती है। अब प्रेजेंटेशन स्लाइड जो होता है, अब उसका क्या होता है मैक्सिमम साइज, तो इसकी जो होती है वो होती है 96। कितनी होती है, 96 लेंथ होती है। की समझ में आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन का कि आप लोग तमाम जो भी जानकारी आपको दिए हैं आपको अच्छे से समझ में आया। क्या है, कट, कॉपी तथा पेस्ट की क्रमशः शॉर्ट की क्या होती है, शॉर्टकट की क्या होती है। तो Ctrl+X ये तो कट की हो गई, Ctrl+C कॉपी की हो गई, Ctrl+V। देखिए इसका ऑप्शन ए ही सही है, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है क्या, कौन सा सही है, ए ही सही है। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन की बात कि डिबगिंग निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त होने वाला एक अन्य शब्द है। तो त्रुटियां दूर करने वाला, इनक्लूसिव, कंप्लाइंग और टिप्पणियां न पढ़ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डिबिंग जो है ये त्रुटियों को दूर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गई। ईरर को ट्रीट एवं सुधारने के लिए प्रक्रिया डिबिंग कहलाती है। ये बात समझ में आ गई। अगर हम कोई चीज़ को गलत है को ठीक करते हैं तो हम किस प्रक्रिया को कहते हैं, डिबगिंग प्रक्रिया को, ओके। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद आपको अगर विशेष जानकारी चाहिए तो आप हमारे द्वारा दिए गए PDF को इस नंबर पे आप क्या कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, जिससे कि हम आपको पूरा PDF अवेलेबल करवा दें। ये PDF जो आपको मिलेगी ये NCERT PDF होगी। NCERT कहने का मतलब है कि जो भी NCERT का सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, क्लास 3 से लेके क्लास 10 तक।
अगर आप किसी भी चीज़ का सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, किसी भी मामले में हो, ठीक है, आपको क्वेश्चन जो है ये 3 से लेके 10 तक, हाँ हायर सेकेंडरी लेवल का होगा तो उसमें 10+2 का होता है, तो उसका भी मैं अलग से PDF दूंगा। लेकिन आप हमको ये बता दीजिएगा कि सर हम 12th प्लस, मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि आप जब MSCR में जाइएगा तो आपको BPSC टीचर वाला हुआ वो 11th-12th के लिए भरिएगा, तो उसके लिए हम अलग नोट देंगे, ठीक है। बाकी जो है देखिए, स्पष्ट रूप से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि NCERT PDF जो भी बच्चे लेने चाहते हैं ये हम अपने अकॉर्डिंग करवाए हुए हैं, ठीक है। इसमें आपको फुल कवर ऑफ PDF मिलेगा, फुल, एक भी चीज़ ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा कि कहिएगा सर ये बेफालतू है और ये आपके काम का नहीं है। ये बिल्कुल काम का है, आप इसके साथ जुड़ जाइए और आपको 110 रुपये में हमारा मेंबरशिप मिलता है, जिससे कि आपको आने वाले समय में क्या क्या करना है, किस तरह के मॉक टेस्ट लगाने हैं, ये सारे आपको उस पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ओके, आप अगर इसको लेना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके या गूगल पे से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट हमको सेंड कर दीजिए, हमारी टीम आपको PDF प्रोवाइड करवा देगी, ठीक है। ओके, अब हम थोड़ा सा एक बात करते हैं कि सिविल कोड का जो भी बच्चे हैं हमारे, जो भी बच्चे सिविल कोड का एग्ज़ाम देने का ये तैयारी में है, वो सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके सपोर्ट ही हमको आगे तक ले जाएगी और मैंने अभी जो PDF चलाया है वो PDF बड़ी ज़बरदस्त है, आप उसको देखिएगा। सारे बच्चों ने बड़ाई किया है, जितने भी बच्चे अभी तक लिए हैं उनमें से मैंने सबसे फीडबैक भी टीम पूछी थी कि बताइए कि इसमें क्या है खास और क्या लगा आपको निराश। तो किसी बच्चों ने कहा था कि सर 1-2 PDF आपकी जो है वो PDF तो बड़ी गज़ब है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आपका जो SST और साइंस का जो PDF है वो है, और सिविल कोड से रिलेटेड। और एक बात और कि जो भी बच्चे सिविल कोड से रिलेटेड करंट अफेयर चाहते हैं उनको अभी तो आपको हम ये करंट अफेयर नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि देखिए, करंट अफेयर पुराना हो जाता है, आपका जब एग्ज़ाम आएगा उससे एग्ज़ाम का जब नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, अब आप समझते होंगे। और देखिए, हमको जिस भी तरह से करना होगा मैं आपको करके, और इस बार हम चाहते हैं कि आप रिजल्ट लीजिए, बस यही मेरी मकसद है। आपको जिस तरह से मेहनत करना होगा मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको अच्छे से पढ़िएगा और मेहनत आप ही को करना होगा। इतना बात आप समझ गए। और जो भी बच्चे PDF लेना चाहते हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले। नंबर पे कांटेक्ट कहने का मतलब कॉल कीजिएगा तो उम्मीद कम ही कि कॉल उठेगा, और कॉल उठेगा भी तो आपको बात होगा या नहीं ये उतना पता नहीं है। लेकिन आप हमारे मैनेजमेंट में, क्योंकि मैंने मैसेज का पूरा ऑनलाइन नोटिफिकेशन आती है और ये बीच क्लास में स्क्रीन पे दिखाई देती है, जिसके कारण मैं आपके मैसेज का तुरंत जवाब दे देता हूँ। अगर मैं किसी कारण से इधर उधर हूँ या टीम इधर उधर है तो आपको टीम भी जवाब दे देती है और कभी कभी मैं भी दे देता हूँ। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी और इसमें कोई दिक्कत नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद आप जितना भी बात मैंने बताया है, और मैंने ये भी बताया था कि इसमें जो भी है, इसका जो भी प्रोसेस है कि बिहार सिविल कोड का आप कंप्यूटर की तैयारी करते हो तो आप इस चैनल पे जुड़िए, आपको बहुत से बहुत ज़बरदस्त तरीके से सिखाया जाएगा। आप नहीं सीखिएगा तब आप हमको कहिएगा कि सर आपने ये नहीं दिया। आपकी जो भी बातें होगी मैं वो सुनूंगा और आपको सारा मदद करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।